Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is biotechnology, principles and processes. In today's lecture, we will study about another important tools of recombinant biotechnology, that is cloning vehicle, vectors and competent host. So let's start. Okay students, let's continue our chapter Biotechnology Principles and Processes. Students, in the previous lecture we started the tools which are used in the process of recombinant DNA technology, and we discussed about the restriction enzymes, also known as molecular scissors. In today's class, students, we will study about another important tools, that is the cloning vectors and the competent host. So let's start. So these are the various tools which are used in the recombinant DNA technology, and students, today we will discuss in detail about the cloning vectors. So what are cloning vectors? स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो हमारा फॉरेन जीन है और जिसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला, फॉरेन जीन जो जीन है उसको होस्ट में लेके जाने के लिए हम एक व्हीकल यूज़ करते हैं जिसे कि हम वेक्टर बोलते हैं. सो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक तरह का व्हीकल है स्टूडेंट्स, एक तरह की हमारी कार है जो हमारे फॉरेन डीएनए को होस्ट तक लेके जाएगी, ताकि होस्ट में जाके जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो इजीली रेप्लिकेट कर सकते और अपनी कॉपीज बना सके. So let's see what is a cloning vector. It is a DNA molecule which can carry foreign DNA segment and replicate inside the host cell. तो ये क्या है? हमारा व्हीकल है जो कि क्या करेगा, हमारा फॉरेन डीएनए जो सेगमेंट है उसको लेके जाएगा होस्ट के अंदर सो दैट वो रेप्लिकेट कर सके. सो जो इम्पॉर्टेंट हमारे वेक्टर्स हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे आर प्लाज्मिड्स, और प्लाज्मिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं. उसके बाद बैक्टीरियोफाज हैं, यैक वेक्टर्स हैं, बैक वेक्टर्स हैं. सो ये इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं. सो मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ प्लाज्मिड. सो ये बैक्टीरियल सेल है. मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है उसके पास ये अपनी जीनोम है, लेकिन अपने जीनोम के अलावा बैक्टीरिया है सम एक्स्ट्रा डीएनए. सो ये जो आपको सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है, इट इज़ एक्स्ट्रा डीएनए, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट में है, और ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमनली जो क्लोनिंग वेक्टर यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्लाज्मिड. सो प्लाज्मिड इज़ सर्कुलर एंड इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, और ये जब सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, अगर इसके साथ हम अपना जो फॉरेन डीएनए है वो इसके साथ हम अटैच कर देते हैं और इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फॉरेन डीएनए भी इसके साथ रेप्लिकेट कर सकता है. राइट. सो एंड प्लाज्मिड्स जो हैं, कई बार बैक्टीरियल सेल में 1 और 2 कॉपीज़ होती हैं पर सेल, एंड समटाइम्स इट इज़ फॉर 15 to 100 कॉपीज़ भी हो सकती हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द प्लाज्मिड्स इन द बैक्टीरियल सेल्स. व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied. Okay, so जब क्लोनिंग व्हीकल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट है. जब वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा, तो उसके साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हमने एक वेक्टर दिखाया, सपोज यहाँ पे हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया. सो जब क्लोनिंग वेक्टर व्हेन इट विल मल्टीप्लाई इन द होस्ट, द लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए, दिस पीस जो हमने लिंक करा है, इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई to the number equal to the copy number of the वेक्टर. जितना वेक्टर का कॉपी नंबर होगा, सपोज वेक्टर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा फॉरेन जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 100 कॉपीज़, उसके भी 100 कॉपीज़ बन जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो जो मोस्ट कॉमनली जो हम क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं या व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ प्लाज्मिड्स. ओके, सो दिस इज़ अनदर वेक्टर, बैक्टीरियोफाज. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, बैक्टीरियोफाज इज़ अ वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया. सो जब वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसका जो डीएनए है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल, उसके पास ये डीएनए है, और ये डीएनए क्या करता है, ये होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है. राइट. सो बैक्टीरियोफाजिस जो हैं ये भी एज अ वेक्टर्स, एज अ व्हीकल हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर इसके डीएनए के साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दें, तो व्हेन बैक्टीरियोफाज विल अटैक द बैक्टीरिया, सो उसका जो डीएनए जब इंसर्ट होगा, अंदर जाएगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बैक्टीरिया के
के अंदर चला जाएगा। बैक्टीरियोफाज जो हैं दे बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल दे हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। Now, next there one more example, yak and BAC. Yak is known as yeast artificial chromosome and BAC is known as bacterial artificial chromosomes. So ये students ये भी cloning vectors हैं which are used to clone DNA fragments of more than 2500 MB in size. So yak vectors जो हैं जो yeast artificial chromosomes हैं उनको they are used as a vector and when they are used as a vector for big size DNA fragments. So size जो है more than 2500 MB. So mostly जो vectors जो हैं they are used in mapping large genomes like they are used in human genome projects. Similarly, जो BAC हैं bacterial artificial chromosomes हैं they are also used as a vector but they are used to clone DNA fragments of small size just only up to 200 kb in the size. Okay. Now we are going to discuss a very important topic students, that is various salient features of a cloning vector. जो हमारा व्हीकल है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको होस्ट के पास लेके जाए। स्टूडेंट उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज ORI। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ORI। ORI एक साइट है स्टूडेंट्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो जो हमारा सूटेबल वेक्टर है उसके पास ORI होना चाहिए। इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए और वी ऑल्सो हैव वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर एक वेक्टर की फ़ोटो लगाई है। ये जो वेक्टर है इसका नाम है PBR322। स्टूडेंट ये जो वेक्टर है ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। दिस इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड क्लोनिंग वेक्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये आपको कई बार एग्जाम्स में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वेक्टर के बारे में पूछा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पूछा जाता है। उसके पास ORI है, उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ काम करेगा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। सो ये जो PBR322 है स्टूडेंट, इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें जो है P जो है वो प्लाज्मिड के लिए यूज़ किया गया है और ये जो प्लाज्मिड है इसको सिंथेसाइज किया था बॉलीवर ने and Rodriguez. I will write the name here students. This is very important. This is artificial synthesized. So it was synthesized in 1977. So it was synthesized in 1977 by Bolivar and the second scientist is the Rodriguez. This is Rodriguez. सो ये दोनों ने 1977 में ये आर्टिफिशियली प्लाज्मिड सिंथेसाइज किया। तो इसमें B जो है वो बॉलीवर के लिए आ रहा है और R जो है वो रॉड्रिगेज के लिए आ रहा है। देन ये उसके स्ट्रेन है। सो ये जो हमारा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज क्लोनिंग वेक्टर है, क्योंकि हमने इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करा है तो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, दैट इज़ ORI। देन इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, दैट इज़ AMP और TET जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। देन डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स हैं। सो हम आगे हम वन बाय वन करके जो वेक्टर्स है उसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। First of all, we will discuss about ORI. What is ORI? ORI is origin of replication. It is the sequence where the replication start. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जहाँ से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। जैसे PBR322 में ये ORI है। सो ORI एक ऐसा प्लेस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम अपना फॉरेन जीन को लिंक कर देते हैं ORI के साथ तो वो रेप्लिकेट करेगा विद इन द होस्ट सेल्स। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। तो लिंक्ड DNA के कॉपी नंबर को भी ये कंट्रोल करता है। सो फॉर गेटिंग many copies of target DNA. Target DNA कौन सा है? Which is our gene of interest. It should be cloned in a vector whose origin supports high copies. So हमें ऐसा वेक्टर चूज करना पड़ेगा, ऐसा वेक्टर या ऐसा व्हीकल चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स जिसमें जो उसकी ORI साइट जो है वो सपोर्ट करती है हाई नंबर, हमें हाई ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं अपने टारगेट DNA की जहाँ पे मिल सके। सो ये जो है ORI है। सो हर सूटेबल वेक्टर जो है उसके पास एक
इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि उसके पास ORI साइट जो है वो होना चाहिए, विच इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड इज सिलेक्टेबल मार्कर। व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? स्टूडेंट, हम मार्कर किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं देन वी मेक यूज मार्कर्स। इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम सूटेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं जो हमें सिलेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो वो हमें हेल्प करते हैं टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें जब हम उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसमें हमने अपना जीन डाल दिया, और वही प्लाज्मिड अगर हम बैक्टीरिया में जब एंटर करते हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA चला गया, न्यू DNA चला गया, और जिसमें हम नहीं डालते तो वो क्या होते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं। सो ये जो सूटेबल मार्कर्स जो होते हैं, हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं, वो हमें हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं। ठीक है, सो इफ अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम इट इज ट्रांसफॉर्म्ड, और उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसमें हमने कुछ नहीं इंट्रोड्यूस किया, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स एमपी जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स, लाइक वी हैव एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप PBR 32 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यूज़ किया और AMPs एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स यूज़ कर रहे हैं। सो दे आर अ मार्कर जीन्स। अगर हम इसको किसी ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं, ऐसे कल्चर में ग्रो करते हैं जिसमें कि हम एम्पिसिलिन ऐड कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर जो होंगे जिसमें रेजिस्टेंट जीन है ये रेजिस्ट करेंगे, ये उस पर्टिकुलर कल्चर में जो है एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेंगे और ये वहाँ पे ग्रो करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस जीन है। राइट स्टूडेंट, सो इस तरह से हम इस तरह के रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। राइट, सो नॉर्मली जो इकोलाई है उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। नॉर्मल इकोलाई को अगर आप किसी भी मीडियम में ग्रो करते हो और उसमें आप एंटीबायोटिक डाल देते हो तो वो इकोलाई जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज नॉर्मल इकोलाई जो है इट हैज़ नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर विच इज़ शोइंग यू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स इस प्लाज्मिड के पास न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, इसमें हमने अपना फॉरेन DNA ऐड किया है, तो इसे अगर हम होस्ट के अंदर ऐड कर दिया, दिस इज प्लाज्मिड इनसाइड द होस्ट, तो इस सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ओके, then cloning sites to link the alien DNA, the vector needs a single or very few restriction sites. रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है? हमने मॉलिकुलर सीजर्स पढ़ा कि जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है या जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर साइट रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट्स, और वहाँ पे वो कट करेंगे ताकि हमारा फॉरेन जीन जो है वो वहाँ पे इंसर्ट हो सके। सो इस तरह से जो लाइगेशन हो रहा है एलियन DNA का, इट इज़ कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की जो साइट होती हैं वहाँ पे हमारा फॉरेन DNA जो है वो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो वेक्टर जो है उसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी जहाँ पे वेक्टर को हम कट करेंगे और फॉरेन जो हमारा DNA है या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वहाँ पे एक स्पेसिफिक मतलब एक रिकग्नाइजेशन साइट है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन साइट। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा टेट्रासाइक्लिन मार्कर है, तो यहाँ पे जो लाइगेशन होनी है फॉरेन DNA का वो कहाँ होती है? वन ऑफ द टू। जैसे यहाँ पे टू साइट है, एक एम्पिसिलिन है एक टेट्रासाइक्लिन है, उन दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वहाँ पे लाइगेशन होता है फॉरेन DNA का। सो इससे ये होता है कि हम उसको लेटर ऑन ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करती हैं। रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं दे एक्ट एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, तो उससे हम जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन एट BAM H1 साइट। BAM जो है स्टूडेंट्स ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सीजर्स के लिए डिफरेंट साइट्स हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। जैसे BAM है, देन EcoR1 है, CLA1 है, HINT3 है, दीज आर रिस्ट्रिक्शन साइट्स। सो लाइगेशन ऑफ फॉरेन DNA एट BAM H1 साइट जो है हमारा, सो BAM H1 साइट पे जो आपका जो लाइगेशन चल रही है
साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन है इन वेक्टर PBR322 एज अ रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म्ड. Okay, students. So when the foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, gene is inactivated. This is known as insertional inactivation. What is insertional inactivation? Insert करना और inactivate हो जाना. Students, जब हम foreign DNA को vector में introduce करते हैं, सपोज करो हमने टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट साइट है वहाँ पे हमने इंसर्शन किया, तो उससे क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी. अभी वो जो वेक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगा, सो वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया. सो इंसर्शन करने से, जब हमने फॉरेन जीन का इंसर्शन करा, तो फॉरेन जीन के इंसर्शन करने से क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा. सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है दे विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर नाउ? तो वो अपना टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है उसको वो लूज कर देंगे बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन. ठीक है. सो हमारे पास स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन व्हाट इज इंसर्शनल एक्टिवेशन. इनएक्टिवेशन, इंसर्शन मीन्स जब हम फॉरेन डीएनए वेक्टर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट बन गया बिकॉज न्यू कॉम्बिनेशन आ गया, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा दैट विल लूज इट्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. राइट, क्योंकि उसके पास इनिशियली उसके पास क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, बट इंसर्ट करने से उसकी वो जो पावर है, उसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर है वो उसका ख़त्म हो जाएगा. सो इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. स्टूडेंट्स, मोस्टली वी हैव 3 टाइप्स हमारे पास सेल्स ऑब्टेन होते हैं जब हम प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है. नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वो होंगे सो इनके अंदर हमारे पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है. सो वो दे आर नॉट रेजिस्टेंट, ना तो वो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस शो करेंगे या ना एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस शो करेंगे, क्योंकि इनके पास प्लाज्मिड ही नहीं है. अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन कल्चर में ग्रो करेंगे तब भी वो किल हो जाएंगे, एम्पिसिलिन में ग्रो करोगे तब भी वो किल हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव, नीदर दे हैव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नॉर दे हैव एम्पिसिलिन. सो दे आर नॉन ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म हुए ही नहीं. सेकेंड कैटेगरी हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. दे हैव प्लाज्मिड इज देयर, दे आर ट्रांसफॉर्म, लेकिन जो प्लाज्मिड है उसमें वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है. दिस प्लाज्मिड इज नॉन रिकॉम्बिनेंट. उसमें हमने जीन, न्यू जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो इंसर्ट नहीं करा. सो वो प्लाज्मिड जो होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया. तो उसमें क्या है कि वो रेजिस्टेंट शो करेगा टू बोथ द एंटीबायोटिक्स. एम्पिसिलिन को भी करेगा और टेट्रासाइक्लिन को भी करेगा. थर्ड जो है, थर्ड टाइप, दिस इज transformed but this has recombinant DNA. Now what will happen, उसके पास recombinant DNA है तो उसमें अब क्या होगा, insertional inactivation होगा. ये जो थर्ड केस है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा but it will become sensitive to tetracycline. राइट, बिकॉज इसमें क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया. जब हमने फॉरेन जीन डाला तो टेट्रासाइक्लिन जो था वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया. सो थर्ड कैटेगरी जो ट्रांसफॉर्म्ड की है और रिकॉम्बिनेंट के साथ है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा ओनली, नॉट टू द टेट्रासाइक्लिन. और सेकेंड केस है जिसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं है वो रेजिस्टेंट टू बोथ द एंटीबायोटिक्स होगा. और थर्ड केस जो है जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उसमें क्या होगा, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, किसी की भी रेजिस्टेंट वो शो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड. राइट स्टूडेंट्स, ओके. सो ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इन दोनों जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, दोनों जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. राइट, सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स जो हैं दे आर सिलेक्टेड आउट ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट. सो आउट ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं. दे आर देन द ट्रांसफॉर्मेंट्स आर पहले उनको एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो करेंगे, उसके बाद उसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे डालेंगे. स्टूडेंट, ये जो है हमारा, इसको ध्यान से आप ये डायग्राम देख के इसको फिर से स्टडी कर सकते हो. ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. देखो इसमें यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है जहाँ पे इसमें टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो इनएक्टिव हो चुकी है.
राइट। और ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें जो टेट्रासाइक्लिन जीन है वो एक्टिव है। तो अगर हम इसको जब हम ग्रो करेंगे तो उसको जब हम एम्पीसिलिन पे इसको ग्रो कर रहे हैं, इसको हम कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एम्पीसिलिन पे ग्रो कर रहे हैं। तो एम्पीसिलिन ये हमारी मास्टर प्लेट होगी, इसमें जो है वो दोनों तरह के क्योंकि इसमें जो एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट्स गो बैक टू इट। ओके, नाउ दिस इज़ द मास्टर प्लेट। यहाँ पे हमारे जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हैं वो हमें दिख रहे हैं, बिकॉज ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं और जो दूसरे जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और दूसरे जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो शो करेंगे और अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। उसके बाद सब स्टूडेंट हमने इसका रेप्लिका प्लेट तैयार किया जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन डाला। टेट्रासाइक्लिन डालने पे क्या होगा, जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं they will grow and they will form the colonies, but recombinants they will not form because now they becomes tetracycline sensitive. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं उसमें हमने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया था, तो फॉरेन जीन इंसर्ट करने से वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गए। नाउ रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं दे विल नॉट ग्रो, ओनली द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो। सो दोनों कल्चर्स में से स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड आउट कि कौन से हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कॉलोनी है और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। सो सुटेबल जो हमारे मार्कर है, जो सिलेक्टेबल सुटेबल मार्कर्स हैं हमारे, दे हेल्प इन द सिलेक्शन प्रोसेस। बट स्टूडेंट्स इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, वो टीडियस है, हमें इसको कल्चर करना पड़ता है, ठीक है। सेपरेटली हमें अलग से हमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कल्चर्स तैयार करने पड़ते हैं। सो ये प्रोसेस जो है बहुत टीडियस है। आजकल हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम जीन्स जो कि एंजाइम्स के लिए एनकोड करते हैं, जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है। सो इस तरह के जीन्स जो हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड दे कैन बी यूज टू वी कैन आइडेंटिफाई दैम बाय यूजिंग कलर रिएक्शंस, बाय डिफरेंट कलर रिएक्शंस। सो ये हमारे वेक्टर्स के स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ वेक्टर के पास ORI होना चाहिए, वेक्टर के पास सुटेबल सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। वेक्टर जो है इट शुड बी स्मॉल इन साइज एंड इट शुड बी वेरी इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई। ओके स्टूडेंट्स, ओके। So now I think this is clear to you now. Recombinant plasmids जो हैं they can be selected out from the non-recombinants by plating the transformants on the ampicillin medium. So transformants जो हैं उनको फिर tetracycline medium पे हमने shift किया। recombinants जो होते हैं वो grow करेंगे ampicillin medium पे but not on the tetracycline medium, क्योंकि this is called insertional inactivation। दस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को हेल्प करेगी और इनएक्टिवेटेड जो एंटीबायोटिक जीन है इट हेल्प्स टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स। तो जहाँ पे वो रिकॉम्बिनेंट्स का जो है हमें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हैं और कुछ जो हैं विदाउट रिकॉम्बिनेंट्स ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात करेंगे। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है एक पैथोजन है डाइकॉट प्लांट्स का। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सुटेबल वेक्टर। सो ये एक एक्चुअली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस जो है ये क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है डाइकॉट्स में और इसको भी एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एंड सेकेंड इज़ द रेट्रोवायरस विच हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल्स। So let us study about Agrobacterium tumefaciens. So students, this is known as genetic engineer. This is the natural genetic engineer of the plants. So इसमें क्या करते हैं, ये डिलीवर करता है piece of DNA which is tDNA to transform the normal plant cells into the tumors. So इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है इसके पास एक स्पेशल ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। जब वो प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है तो इट कॉजेज ट्यूमर्स इन द प्लांट। स्टूडेंट्स, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो प्लाज्मिड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जो जीन हमें चाहिए उसके साथ हम अपना जो फॉरेन जीन है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लाज्मिड में, और वो प्लाज्मिड जब प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लांट सेल्स हैं उसमें जा सकता है। सो ये बैक्टीरिया का एक नेचुरल एबिलिटी है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया
प्लांट्स को जब अटैक करता है तो उसका जो डीएनए है वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। सो ये अपना ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू द ट्यूमर्स। सो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स ऑफ ट्यूमीफेसियंस इज मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इनटू द क्लोनिंग वेक्टर विच इज़ नॉट पैथोजेनिक। जब हमने उसको मॉडिफाई करेगा तो वो पैथोजेनिक नहीं रहेगा और वी कैन यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट। सो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको एज अ वेक्टर यूज़ करके उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर, राइट। नाउ स्टूडेंट सेकेंड हमारे पास जो टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो दैट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट इज़ द क्लोनिंग व्हीकल और द क्लोनिंग वेक्टर. So we discussed about the various properties or various salient features that a cloning vector must possess. And second is a competent host. स्टूडेंट जब हमारा व्हीकल हमारा फॉरेन डीएनए लेके होस्ट के अंदर जाएगा तो होस्ट जो है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको एक फॉरेन डीएनए जो है उसको रिसीव करना है. सिंस डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो डीएनए जो है वो उसके अंदर किस तरह से एंटर होगा, वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा. तो हमें जो होस्ट है उसको हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे. बैक्टीरियल सेल जो है इट मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द एलियन डीएनए और द प्लाज्मिड. सो उसके लिए हम बैक्टीरियल सेल जो है उसको ट्रीट करते हैं विद डाइवेलेंट केटाइन. सो हम कैल्शियम के साथ डाइवेलेंट केटाइन के साथ कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट जो है इसको दिया जाता है. सो उससे क्या होता है, जो सेल वॉल होता है उसमें स्टूडेंट वो पोरस हो जाती है, उसमें पोर्स बन जाते हैं और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसके अंदर एंटर हो सकता है. सो जो नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है वो कॉम्पिटेंट हो गया और वो क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया. तो इन सेल्स को जो है हम इंक्यूबेट करते हैं विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द आइस, देन दे आर प्लेस्ड एट 42 डिग्री C. इसको हीट शॉक देते हैं. सो इससे दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो अपना जो होस्ट है उसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो फॉरेन डीएनए जो है उसको एक्सेप्ट कर सके और नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जो है इट गेट्स चेंज इनटू द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. Okay, then briefly we will discuss about some other methods also which are used to introduce the alien or the foreign DNA into the host cell. So first method which is used is known as micro injection. माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास बहुत ही माइक्रो फाइन इंजेक्शंस होते हैं या माइक्रो पिपेट्स हम यूज़ करते हैं इसके लिए. तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है. सो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट्स और माइक्रो सिरिंजेस, ठीक है. बट दिस प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स इसके लिए हमें बहुत सोफिस्टिकेशन चाहिए, ये प्रोसेस जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए इसके लिए. बट इसके साथ हम 500 से लेकर 1000 सेल्स जो हैं पर आवर हम डीएनए इंजेक्ट कर सकते हैं. सो ये एक डायरेक्ट मेथड है. Second is known as electroporation. Electroporation, this method is based on the use of short electrical impulses of high field strength. और ये जो हम शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसमें यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं. प्रोटोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है उसका परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और डीएनए जो है उसमें एंटर हो जाता है. सो ये प्रोसेस है विच इज़ फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द सेल. Third method which we use is a shotgun method. This is also known as the shotgun method इसको कहते हैं, या इसको स्टूडेंट्स हम बैलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, जीन गन मेथड भी बोलते हैं. तो इसमें सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टी. इसमें गोल्ड और टंगस्टन्स के बॉल यूज़ करते हैं विच आर कोटेड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट और विच आर कोटेड विद द डीएनए. सो वो जो सेल्स हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स एंड दिस मेथड इज़ वेरी सूटेबल फॉर द प्लांट. सो इन मेथड्स के साथ हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए है हमारा, उसको हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द host cells. So these are three methods: micro injection, electroporation, and the third one is the shotgun or the gene gun method. Okay students, that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. In today's lecture we studied about another important tools of recombinant DNA technology, that is the vectors which are the cloning vehicles, and second is the competent host. So thank you students, thanks for watching.